जोहार। मेरा नाम है अनिल महतो। भारत एक संवैधानिक देश है। भारतीय संविधान आर्टिकल 342 में कहता है कि एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब में किसी को भी शामिल किया जा सकता है और किसी को भी हटाया जा सकता है। यह अधिकार संसद के पास है। तो आज झारखंड में एक बड़ा मांग उठा हुआ है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक पुनियार जी हैं, जो कुड़माली भाषा के शोधकर्ता हैं और कुड़माली भाषा संस्कृति के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले दादा आपका जोहार है। जोहार। दादा, सबसे पहले आप ये बताइए कि कुर्मी लोग एसटी में शामिल होने का मांग कर रहा है, तो एक होता है कुर्मी, एक होता है कुड़माली, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, शुरू से ही, हाँ सर। आज से नहीं, शुरू से ही मैंने, आप मोटा मोटी रखिए कि 1871 से जी लेकर अभी तक, जी। या अंग्रेजों ने जो 1871 से लेकर 1831 तक की जनगणना की, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहा। जी जबकि 1867-68 में 1867-68 में G.A. ग्रियर्सन, जो कि बंगाल में या कहिए पूरे भारत में लिंग्विस्टिक सर्वे कर रहे थे, यानी भाषा का सर्वे कर रहे थे, तो वो भाषा सर्वेक्षण के दौरान ही उन्होंने इस सच्चाई को पाया कि छोटा नागपुर पठार के कुर्मी अपने आप को कुर्मी कहते हैं। अच्छा। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग अपने आप को कुर्मी कहते हैं। और यह बात उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 पार्ट 2 में। अच्छा सर, तो ये और उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि जब भी छोटा नागपुर के पठार के कुर्मियों की बात हो तो KURMI के आर को कठोर र समझा जाए। अच्छा। और उनके इस हिदायत के होने के बावजूद भी ना तो अंग्रेजों ने इस बात को तरजीह दिया और ना ही अन्य लोगों ने तरजीह दिया, और वो कन्फ्यूजन आज भी हमारे लोगों के बीच में बरकरार है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि जो छोटा नागपुर पठार के हैं वे कुर्मी हैं, और छोटा नागपुर पठार से जो बाहर है, अच्छा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, वे कुर्मी हैं। हम लोग देखते हैं कि ये मांग हमेशा उठते रहता है। पिछले बार भी उठा था, रांची में एक बड़ा जनसभा हुआ था, बहुत बड़ा कुर्मियों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। तो ये बस एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, इसका कुछ असर व्यापक दिख नहीं पाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या है इसके पीछे ऐतिहासिक कहानी? देखिए, ऐतिहासिक पक्ष तो कुर्मी का बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी। अगर हम 342 के आधार पर भी देखें जी। तो वहाँ पर 5 चीज़ों का डिमांड होता है। पहला, ट्राइबल ट्रेट यानी आदिम लक्षण। जी। दूसरा, स्पेसिफिक कल्चर यानी विशिष्ट संस्कृति। तीसरा, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट यानी अन्य जातियों से मिलने जुलने में संकोच। तीसरा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक विलगाव। जी। और पांचवा, एडुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये 5 चीज जो लोकूर कमेटी 1965 में मैंने लागू की कि ये 5 अहर्ता है, जिसके पास होगा वो जनजाति है। तो ये तो 1965 की बात है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि जब 1765 में अंग्रेज यहाँ आए, हाँ सर, क्योंकि हाँ, अंग्रेज तो 1765 के बाद ही 1765 मजबूत में हुए। बंगाल का वो जो है दीवानी हासिल करते हैं। हाँ, हाँ। यानी यहाँ पर कर उठाने का पावर हासिल करते हैं, हाँ, मुगल राजा हाँ। से। उसके बाद वे लोग यहाँ पर जमींदारों को बैठाते हैं, हाँ। और वो कर लेना शुरू करते हैं। और जब उनका 100 साल पूरा हो जाता है 1865, तब वे एक बहुत बड़ा कानून लाते हैं जिसे इंडियन सक्सेशन एक्ट कहा जाता है, जी। यानी भारतीय उत्तराधिकार कानून। और ये कानून वे लोग स्पेशली हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए बनाते हैं। और इस कानून को बनाने में जो आधार लिया जाता है
वो दो पुस्तकें होती हैं। एक का नाम होता है मिताक्षरा, दूसरे का नाम होता है दाय भाग। अच्छा। दाय भाग को लिखने वाले होते हैं जिमुत वाहन, बंगाल के एक ब्राह्मण 12वीं सदी के, और वो जिमुत वाहन होते हैं बंगाल वाले में, और मिताक्षरा को लिखने वाले होते हैं ज्ञानेश्वर, जो दक्षिण भारत के होते हैं। और उन्हीं दो पुस्तकों के आधार पर हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया जाता है, और ये 4 धर्मों के लोगों पर लागू होता है। जब ये लागू हो जाता है तो जो जनजाति होते हैं उन्हें दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वे हिंदू लोग जिस तरह से अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और जिस तरह से उन्हें बपौती संपत्ति मिलती है, उस हिसाब से जनजाति नहीं करते हैं। अच्छा। तो जब ये 1865 का एक्ट आ गया तो जनजातियों को मुश्किलें होने लगी। उन्हें लगा कि वे लोग ज़मीनें अपनी बचा नहीं पाएंगे। तब वे लोग सरकार से दरख्वास्त करते हैं, और सरकार जो है उनकी बात को मानकर 1885 में H.H. रिजले को अच्छा। बुलाते हैं, जो कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, यानी नृविज्ञान के सबसे बड़े जो ज्ञाता होते हैं उस समय विश्वविख्यात, उन्हें बंगाल बुलाया जाता है और वे रिसर्च करते हैं। अच्छा। शोध करते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ और कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर तो जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स है, अच्छा। डिफरेंट रेसेज है ना। और उन्होंने देखा कि ये लोग इन चारों धर्मों में नहीं है, और ये लोग अपना उत्तराधिकार का जो चयन करते हैं और पिता के मृत्यु के बाद जो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, इनका नियम अलग है और भारत सरकार का नियम अलग है। और भारत सरकार का नियम इनके नियम के साथ मेल नहीं खाता है, इसलिए अंग्रेज सरकार ने सोचा कि इन लोगों के ऊपर लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। तब उन्होंने H.H. रिजले ने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, उस पुस्तक का नाम है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, और यह किताब 1891 में छपती है। यानी 1891 में ही तो निर्णय हो गया कि कुड़मी जनजाति है, कुड़मी ट्राइब है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना गोष्ठी है, और हर गोष्ठी का अपना अपना टोटेम है, यानी कुल चिन्ह है। जैसे मैं पुनुरियार हूँ और मेरा टोटेम है पुई का साग। अच्छा। तो इसी तरह देखा उसने कि कुड़मी लोग चूंकि गोष्ठी में विभाजित है, और ये लोग अपना गोष्ठी छोड़कर विवाह करते हैं। अपना गोष्ठी में विवाह नहीं करते हैं, अपना छोड़कर बाकी 80 गोष्ठी में ये लोग शादी करते हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि इसके पास अपने देवाभूता हैं, इसके अपने 13 गॉड्स हैं, और इसके अपने 12 मासे 13 परब है। यानी वहीं पर H.H. रिजले ने देखा कि इसके यह एक सिंगल रेस का आदमी है जो 81 गोष्ठियों में बटा हुआ है। दूसरा, इसके पास अपनी भाषा कुड़माली है, इसके पास अपनी भाषा कुड़माली है, और इसका अपना विशिष्ट संस्कृति है 12 मासे 13 परब का, और इसके पास विवाह का अपना नेग नेगाचार है, मरखी का अपना नेग नेगाचार है। विवाह इसका या तो बहनों ही कराता है, या तो घर के बुजुर्ग कराते हैं, या गांव का पहन कराता है। और इनका जो मरखी होता है, मरखी का जो इनका गुरु होता है वो इनका खुद का भगना होता है। अच्छा। तो यहाँ पर कहीं पर भी उसने देखा कि कहीं पर भी ब्राह्मणी संस्कृति इनके पास नहीं है, या कोई भी हिंदू तत्व इनके पास नहीं है। हाँ, तो इन्हें तो देख लिया, और एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। उन्होंने देखा कि छोटा नागपुर के पठार के अंदर ही ये रहते हैं। यानी पांचों चीज जो बाद में स्थापित किया गया, 5 अहर्ता, वो 1891 में ही तो तय हो गया। तो यहाँ मांग का कहाँ सवाल होता है, साबित करने का सवाल कहाँ होता है। कुड़मी ने तो 1891 में ही साबित कर दिया है कि वह जनजाति है, और वहाँ पर साबित करने का परिणाम भी निकला। क्या परिणाम निकला कि 1913 में 13 जनजातियों के साथ एक चिट्ठी निकली, जिसमें हो, मुंडा, संथाल, भूमिज,
कोड़ा, ये सारे शामिल हैं। और उस चिट्ठी में यह लिखा गया सरकार के द्वारा कि चूंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 इन लोगों पर खपता नहीं है, अच्छा सेट नहीं होता है, अच्छा इसलिए और अगर उस कानून को इनके ऊपर लगाते हैं तो इनकी जमीनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। हाँ, हाँ। इसलिए इन्हें 1865 के इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी मुक्त किया जाता है। यानी अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो भारत सरकार ने हमारा जांच 1885 में कर लिया, 91 में उसका रिजल्ट आ गया, और उस रिजल्ट के तहत जब हम जनजाति सुनिश्चित हो गए तब हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट रखा गया, और हम आज भी इंडियन सक्सेशन से एग्जेम्प्टेड हैं। इस पर एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात यह है कि 1908 में ही CNT एक्ट, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट लागू होता है, और वह उन्हीं लोगों पर लागू हुआ जो लोग 1891 और 1901 के जनगणना में एबोरिजिनल कहे गए थे। एबोरिजिनल मतलब होता है सिंगल रेस के लोग, अच्छा सिंगल रेस के लोग, और जिन्हें की खूंटकट्टी कहा गया, यानी जिनके बाप दादाओं ने अपने बाहुबल से इस छोटा नागपुर के जंगल में पेड़ों को काट कर और खेत बनाए, गांव बसाए, उन्हें ही CNT एक्ट में रखा गया। यानी CNT एक्ट 1908 का और 1913 का होम डिपार्टमेंट का चिट्ठी साबित करता है कि कुर्मी जनजाति है, केवल इसका अनुसूचन नहीं हुआ है। एक बात इसमें उठता है सर, आप बोलते हैं 1891 में हमें कुर्मी का मतलब प्रमाण करने का जरूरत नहीं, हम 1891 में ही हमें प्रमाणित कर दिया गया था। लेकिन यह सवाल उठता है कि 1950 में ऐसा क्या घटना घट जाता है कि आपको उस सूची से हटा दिया जाता है। और देखा जाता है कि जब आपको सूची से हटाया जाता है तो सिंदरी कल कारखाना हो, चाहे कोई भी कारखाना हो, कुछ भी डैम का बात हो, तो बहुत सारा जमीन जो है कुर्मी समाज का देखिए, इन बातों को कहना, जिन बातों को आप उठा रहे हैं जी, जिन बातों को आप उठा रहे हैं, ये सिर्फ कल्पना की बातें हैं। कानून में तो नहीं, आप पहले बात को समझिए। देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है बहुत बार उठाया जाता है कि क्यों हटाया गया। अरे हटाया नहीं गया है, 1950 में हमें अनुसूचित नहीं किया गया है। अच्छा, कहा कि 1931 तक के जनगणना में, क्योंकि 1931 का ही जनगणना अंतिम जनगणना है या प्रथम जनगणना है। जब जातीय जनगणना किया गया, जब जातीय जनगणना किया गया, अच्छा, उस समय का जब आप सूची देखिएगा तो WG लेसी ने 1931 में हमारे ऊपर 7 पॉइंट का द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर कहकर अपेंडिक्स लिखा। अच्छा, इस समर्थन में कि कुर्मी जो है एक जनजाति है। और जब कंसोलिडेटेड सेंसस रिपोर्ट आता है इंडिया कह के, उसमें जो सूची बनती है उस सूची में भी हम लोग शामिल रहते हैं एज ए प्रिमिटिव ट्राइब। और 1950 में यही कहा जाता है, संसद यही निर्णय लेती है कि जो भी 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब है उसे यहाँ ले लिया जाएगा। अच्छा, अब वहाँ छूटा क्यों, ये रहस्य की बात है। हाँ, रहस्य की उसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, आपको हटाया कभी नहीं गया। अगर हमें हटाया गया रहता तो आज भी तो हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। हाँ, और अगर 31 में हटाया जाता तो 1931 के ही दिसंबर महीना में उड़ीसा गजेट निकलता है। हाँ, और उड़ीसा गजेट में भी इस 1913 के चिट्ठी का जिक्र होता है। यानी जब उड़ीसा बिहार से अलग होता है उस समय भी कुर्मियों का ये अधिकार सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो यह कहना कि 1950 से पहले इन्हें हटा दिया गया था या 1950 में हटा दिया गया था, भूल बात है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल और उठता है कि इस देश में गुजरात के अंदर चले जाएंगे तो पटेल का आंदोलन होता है, वो एक जाति का आंदोलन है। आप चले जाएंगे राजस्थान तो वहाँ पे गुर्जरों लोग का आंदोलन होता है, चले जाएगा हरियाणा तो वहाँ पे जाट लोगों का आंदोलन होता है। इसमें छोटा नागपुर का पठार में झारखंड में कुर्मी लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है तो कुर्मी आंदोलन होता है। तो आप लोग को जो मांग है कि हम लोग को कुर्मी में ऐड किया जाए, तो अभी जो वर्तमान में सम्मिलित है आदिवासी लोग, वो लोग तो आपका विरोध करते हैं, कहते हैं आप है ही नहीं, आप तो अफीम का खेती करने के लिए आए थे, आप तो पुराने लोग है ही नहीं, पुराने तो हम हैं।
देखिए, बात ऐसा है कि जो लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी अधिकारिता क्या है। वो तो कह रहे हैं कि आप अफीम का खेती हाँ, करने के वो लिए आपको लाया गया कहने था। का मतलब है अगर कोई बेमतलब का बेफिजूल का बात बकबकी करेगा, इसका मतलब यही है कि वो आंख रहते अंधा है। पहला बात तो यही कहेंगे कि आंख रहते अंधा है। अच्छा। अगर वो उरांव है तो वो उरांव क्षेत्र से बाहर निकले, अगर वह मुंडा है तो मुंडा क्षेत्र से बाहर निकले, और जब वो निकल कर बाहर आएगा, जब वो निकल कर बाहर आएगा तो वो देखेगा, क्या देखेगा कि पारसनाथ से मयूरभंज तक हाँ हाँ। 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी है, हम्म। और आपका मेदिनीपुर से सरगुजा तक भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इस पूरे क्षेत्र में कुड़मी बसे हुए बसिंदा हैं। बसे हुए बसिंदा कहने का मतलब क्या हुआ कि हर कुड़मी अपने गांव में है, और उसके जो गांव हैं वहाँ पर उनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले से खेत बनाए हैं, और उनका जो 12 मासे 13 परब है वही यहाँ की झारखंडी संस्कृति कहलाती है। तो वे कैसे हमें रिफ्यूजी कह रहे हैं या बाहर से आए हुए कह रहे हैं? अगर हम बाहर से आए हुए होते तो आज यहाँ हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर 24% से भी अधिक हैं, और हमारे गांव भी उनसे ज़्यादा हैं, हमारे खेत भी उनसे ज़्यादा हैं। तो यह बात कहना कि इन्हें ओपीएम की खेती करने के लिए लाया गया था, तो किसके खेतों में कुड़मी कर रहे थे ओपीएम की खेती? क्या उन्हें अंग्रेज सरकार अलग से कहीं पर खेत दिए हुए था या अलग से जमीन दिए हुए था? अगर ऐसी बात होती तो अंग्रेज का आए हुए तो मात्र 250 साल हुआ है। हाँ। तो 250 साल में कितनी जनसंख्या को बाहर से लाया गया, और उस जनसंख्या का आज टोटल 2 करोड़ से ऊपर हो रहा है। हाँ। तो वे लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो आधारहीन है और व्यर्थ की बातें हैं, और उन्हें हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी मांग भारत सरकार से है और राज्य सरकार से है और संविधान के अंदर है। देख लीजिएगा, यहाँ पे मांग जो है वो सरकार से है, संवैधानिक मांग है। अपना अधिकार ये सरकार से मांगेंगे, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ये इनका जितना क्षमता होगा ये वो अपना आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन सर, इनका आदिवासी लोग का ये भी कहना है कि अगर आप लोग एसटी में अगर शामिल हो जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं, तो उनका हक अधिकार आप खा जाएंगे। देखिए, केवल हम ही शामिल तो नहीं हो रहे। अगर कॉमन चीज़ देखिएगा तो हम ही तो शामिल नहीं हो रहे, और भी आदिवासी तो शामिल हो रहे। हाँ, लोहरा शामिल हुआ, हाँ, बहुत सारे भी 12 शामिल हो गए। भोक्ता शामिल हुआ, हाँ, 12 शामिल हो आपका गए। विरोध तो क्यों हो रहा उनके है? शामिल होने से तो विरोध नहीं हो रहा है, हमारे शामिल होने से विरोध हो रहा है। हाँ, क्यों? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि चूंकि हमारी जनसंख्या अधिक है तो उन्हें लगता है कि ये हमारा हक खा लेंगे। लेकिन राज्य सरकार तो उसका उपाय लगा सकती है। जब आप बैकवर्ड में BC1 और BC2 कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें भी तो ST1 ST2 किया जा सकता हाँ, है। किया जा सकता जब ST1 ST2 हो जाएगा तो वे ST1 रहे, हम ST2 रहेंगे। ना हम उनके क्षेत्र में जाएंगे ना वो मेरे क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ पर तो किसी का हक खाने का सवाल उठता नहीं है। अगर ऐसा सवाल उठाया जाएगा तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे और देखे कि 3 बड़ी जनजातियां, संताल, मुंडा और उरांव मात्र 16 लाख है, मुंडा मात्र 22 लाख है और संथाल 32 लाख है। खाली इन 3 का तुलना करके देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा है। वही जाति उठा रही है जो कुड़मी पर उंगली उठा रही है। सही बात है। तो सर, इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर चुनावी मुद्दा बनकर रह जाए? क्योंकि 2019 से पहले भी एक बार कुड़मियों का बहुत बड़ा जनसैलाब उभरा हुआ था। इस बार भी चुनाव आने वाला है 2024 में, तो देखते हैं कि आवाज़ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और ये इस बार जो आवाज़ उठा है सिर्फ झारखंड से ही नहीं उठा है, उड़ीसा से भी उठ रहा है, बंगाल से भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मांग नेशनल लेवल का है। तो क्या संसद पे कुछ दबाव बनाने का कुछ? देखिए सर, जो मौलिक बात ये है कि जिन्हें अधिकार चाहिए, गौर कीजिएगा बात को। हाँ सर। कि जिन्हें अधिकार चाहिए वे उतने जागरूक नहीं।
क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरे झारखंड में 32,000 गाँव है और 32,000 गाँव में कुर्मियों की संख्या 12,000 से ज़्यादा है। हाँ। अब 12,000 गाँव में बसे हुए कुर्मी, सभी को तो जानकारी नहीं है कि किन कारणों से हम जनजाति हैं और किन कारणों से हमें विशेषाधिकार मिला हुआ है सीएनटी एक्ट का और इंडियन सक्सेशन एक्ट का, क्योंकि वे उतने बुद्धिमान भी तो नहीं है, उतने पढ़े लिखे भी तो नहीं है, क्योंकि 1929 तक तो यहाँ पर स्कूल ही नहीं था पूरे छोटा नागपुर पठार में। अच्छा। तो जो भी लोग पढ़े हैं, आज आप यही कह सकते हैं कि आज कुर्मियों की दूसरी पीढ़ी ग्रेजुएट हो रही है, दूसरी पीढ़ी ग्रेजुएट हो रही है और आज उसे पता चल रहा है कि उसका इतिहास क्या था और उसका हक हकूक क्या है। तो देखिए, जब भी कोई मुद्दा जनता का होता है, अधिकांश जनता का होता है, जैसे आप झारखंड आंदोलन को ही ले लीजिए। हाँ। 1932 से पहले से इसकी लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे। तो जयपाल सिंह के समय से लेकर एनी होरो को लेकर फिर शिबू सोरेन लोग तीसरी पीढ़ी आकर लड़ी, तब चौथी पीढ़ी को मिला। उसी तरह ये जो कुर्मी का आदिवासी अनुसूचन का मामला है, जैसे जैसे साधारण जनों के बीच में फैलेगा और सरकार देखने लगेगी कि हाँ, जिन्हें चाहिए वे अब जागरूक हो गए हैं, अब ये नहीं मानेंगे तो उसे देना पड़ेगा। यह निर्भर करता है पाने वालों पर कि पाने वाले कितने तीव्रता से, कितने उत्कंठा से, कितने जोर से सरकार के पास एकजुट होकर मांग को रखते हैं। जिसका एक नमूना आपको अभी हाल में देखने को मिला, वो था रेलटे का 22 तारीख को आंदोलन। अच्छा सर, इसमें एक बात ये भी उठता है कि जैसे ये आंदोलन जो है, कोई चेहरा कम होता है या फिर जनता खुद लड़ रही है, आंदोलन को खुद जाती है? देखिए, चूंकि देखिए आजकल के लोग कैसे हैं, आजकल के लोग जल्दी से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप किसी एक जाति विशेष का लड़ाई लड़कर आप राजनीति में कैरियर नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर कोई एक चेहरा इसलिए नहीं उभर रहा है कि क्षेत्र बड़ा है, काम ज़्यादा है और इस पर समर्पित होकर काम करने वाले लोग कम हैं। इसलिए सिंगल चेहरा झारखंड में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मामला तो 13 जिलों का है जी। 13 जिलों में कुर्मी पसरे हुए। अच्छा। धीरे धीरे इसमें जनमत बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनमत बढ़ता जाएगा, लोगों की जानकारी बढ़ती जाएगी, अपने आप वो चेहरा सामने आएगा जो समर्पित रूप से कुर्मियों के मुद्दे पर काम कर रहा है। इससे आप राजनीतिक लाभ उठा लेंगे, ऐसा संभव नहीं। एक बात इसमें यह भी उठता है सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुर्मियों का जनसंख्या लगभग 24% से भी ज़्यादा है झारखंड में, ठीक है। लेकिन और झारखंड के निर्माण में भी बहुत बड़े कुर्मी नेता लोग शहीद हुए, जैसे निर्मल महतो हो गए और भी शक्तिनाथ महतो हो गए, और भी बहुत सारे कुर्मी नेता, बड़े बड़े चेहरा जो है वो शहीद हुए। और झारखंड जो है वो कुर्मियों का आंदोलन से ही बना है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज तक कोई बड़ा चेहरा सीएम फेस हो गया, चाहे गांव घर में भी चले जाएगा तो कोई बड़ा एसपी, डीएसपी, डीसी वगैरह कोई कुर्मी समाज का आदमी लोग नहीं बन पाता है। क्या वजह है? ये तो बहुत ही साधारण बात है सर। पहला बात आप जान लीजिए कि जो क्लास 1 अफसर है, जैसे एसपी हो गया, डीसी हो गया, एसडीओ हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, थानेदार हो गया जी सर, चूंकि जब से बिहार था तो बिहार का अपना रिजर्वेशन पॉलिसी था और आज झारखंड का अपना रिजर्वेशन पॉलिसी है। दुख की बात है कि इसे BC1 में रखा गया और BC1 में 48% जनसंख्या है और उसको आपने मात्र 8% रिजर्वेशन दिया है। तो आप कहां से आशा कर सकते हैं सर कि कुर्मी लोग बड़े बड़े पोस्ट में जाएंगे? ये नौकरी की बात हो गई एकदम। जनसंख्या आपकी 24%। हाँ, सीएम फेस क्यों नहीं बन पाता? सीएम फेस बनने का भी बात है, यहाँ पर भी राजनीति हुई है।
आपकी 24% जनसंख्या कहने को है, लेकिन कुर्मी बहुल क्षेत्रों को या तो एसटी या तो एससी सीट घोषित कर दिया गया है, जहां पर कि कुर्मी 30% से ज़्यादा है, जिसका उदाहरण आपको कांके सीट है, आपका खिजरी विधानसभा है। ऐसा पक्षपात क्यों होता इस है तरह का 10 विधानसभा ऐसा है जो कुर्मी बहुल है, लेकिन उसे एसटी या एससी के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। सुनने में आया कि जब 2026 या कब परिसीमन होगा तो उस समय भी बहुत सारा सीटों को जब वो एसटी आरक्षित कर दिया जाएगा, तो यहाँ का कुर्मी लोग जो है, जिसका जनसंख्या ज़्यादा है, जो राज्य का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये घाटा तो आपको होगा, ये घाटा तो आपको होगा, और घाटा हो चुका है, क्योंकि आप एक जागरूक समाज नहीं है। आपको सरकार की नीतियों के प्रति जागरूक होना होगा कि सरकार जो नीति लेती है, निर्णय लेती है, और उस नीति का हमारे ऊपर क्या सुप्रभाव या कुप्रभाव पड़ेगा। अगर इसको आकलन करने का हमारे अगुआ नेताओं को, चाहे वे सामाजिक नेता हैं चाहे वे राजनीतिक नेता हैं, अगर उनके पास ये संवेदनशीलता नहीं है, तो यह जनजाति बार बार हाशिए पर धकेली जाएगी। आखिरी सवाल है सर, कुर्मी समाज को लेकर के, कि इस आंदोलन में बहुत सारे कुर्मी समाज में भी अभी बहुत बड़े चेहरे हैं, एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, जयराम महतो नाम है उनका, क्या उनका समर्थन इस आंदोलन में दिख रहा है या नहीं? ये तो उनकी बात है। नहीं, समर्थन मिल रहा है? नहीं, उनकी बात है। इसको मैं कैसे कहूँ कि वे हमारा समर्थन करते हैं या नहीं करते? नहीं, क्योंकि वो इस समाज से बिलोंग नहीं, समाज से बिलोंग कर सकते हैं, समाज से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह तो आंखों से दिखाई पड़ेगा जब वो करेंगे। एक और झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है सर, 1932 का खतियान कैबिनेट से पास हो गया, विधानसभा से पास हो गया, अब जाएगा राज्यपाल के पास, फिर जाएगा केंद्र सरकार के पास। क्या लगता है, उम्मीद है कि मतलब 2024 से पहले इसमें कुछ हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये जो खतियान का मुद्दा है, 1932 का मुद्दा है, यह तो झारखंड बनते ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे 2022 में लगाया जा रहा है। यानी हमारे बहुत सारे युवाओं के भविष्य को नष्ट करने के बाद लग रहा है, और आज भी जो लगा है अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है। ये 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी, उसके बाद यहाँ लागू होगा। यानी कहने का मतलब है कि चूल्हे पर हंडी चढ़ा दी गई है, लेकिन उसमें कोई भी आँच नहीं पड़ रहा है, तो कब खिचड़ी सीजेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये थे हमारे साथ दीपक पुनियार जी, जिनसे हम लोग ने बहुत ही बारीकी से सवाल किया, बहुत सारे तथ्यों को जाना, क्या है कुर्मियों के इतिहास, हर एक चीज़ को बारीकियों से जाना। दादा इसके टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।